Hello everyone, welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Songra. Today we discuss very important topic related to three system. ये थ्री सिस्टम कौन कौन से हैं? एक तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, दूसरा आपका रीनल सिस्टम होगा और तीसरा आपका बायोकेमिकल सिस्टम होगा। तो ये तीन सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक है अपना है वो एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, अब बॉडी के अंदर क्या होता है कि एसिड की मात्रा भी होती है और बेस की मात्रा भी होती है। ठीक है, तो उसका किस प्रकार से बैलेंस होता है उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये देखी जाए कि जो एसिड में जो बैलेंस होता है या मेंटेन करता है, कौन कौन से फैक्टर उसको मेंटेन करते हैं, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपन उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखी जाए कि एसिड बेस बैलेंस होता क्या है, यानी एसिड बेस बैलेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो एसिड बेस बैलेंस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एसिड बेस बैलेंस इट इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है, प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इन द बॉडीज फ्लूइड टू सपोर्ट लाइफ। मींस क्या होता है कि बॉडी अपनी, अब बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया फ्लूइड होता है या फ्लूइड की जो मात्रा होती है अच्छी होती है। ठीक है, और फ्लूइड मात्रा के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एसिड की मात्रा कितनी है और आपका बेस की मात्रा कितनी है। ठीक है, उसका वो बैलेंस बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करता है और लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो एसिड और बेस होता है वो क्या करते हैं, जो अपनी लाइफ है उसको क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं एसिड बेस बैलेंस इज आल्सो नोन एज एसिड बेस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब अपने आप बॉडी के होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन देखी जाए इसकी, तो डेफिनेशन क्या बनती है एसिड बेस बैलेंस की? डेफिनेशन मैंने आपको बताया, डेफिनेशन जो होती है वो होती है इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस मेंटेनिंग ऑफ right amount acid and base in the body's fluid to support life, जो क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, टू सपोर्ट लाइफ। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया डेफिनेशन से पता चल रहा है कि जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर एसिड की मात्रा कितनी है और बेस की मात्रा है, मतलब राइट अमाउंट के अंदर दोनों को क्या होनी चाहिए, एसिड की मात्रा होनी चाहिए और बेस की मात्रा भी होनी चाहिए। अगर इन दोनों का बैलेंस होगा तो बॉडी की लाइफ को क्या होता है, सपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसको अपन जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आल्सो नॉन एज एसिड बेस इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, मतलब उन दोनों का बीच का क्या है, मेंटेनेंस होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो एसिड बेस जो बैलेंस होता है उसकी जो डेफिनेशन बनती है वो डेफिनेशन बनती है इट इज द प्रोसेस of maintaining the right amount of acid and base in the body's fluid to support life। क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, और उसके अलावा जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिड बेस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिड बेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो फैक्टर क्या, मतलब जो एसिड और बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो या नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेंटेन करने का काम करता है वो करता है हाइड्रोजन आयन। कौन करता है, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। ठीक है, H+ आयन। ठीक है, जो बॉडी के अंदर क्या करता है,
एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन आयन होता है वो क्या होता है, बॉडी के लिए, अपने लाइफ के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज होती है। इट इज वाइटल टू लाइफ, मतलब अपने जीवन के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और इसको जो एक्सप्रेस करते हैं, मतलब उसको व्यक्त करते हैं, वो पीएच के द्वारा इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन आयन होता है वो दो फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, दो फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। कौन कौन सा, एक तो होगा वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है नॉन परिवर्तन, मतलब जिसको अपन परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन के बारे में देखी जाए तो फ्यूचर्स लेके जाए तो क्या क्या होंगे। ठीक है, तो पहला मैंने आपको फ्यूचर बताया आपको कि जो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आता है वाइटल टू लाइफ, यानी अपनी जीवन के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है, वाइटल टू लाइफ। ठीक है, और इसको अपन एक्सप्रेस, मतलब व्यक्त किसके द्वारा करेंगे, एक्सप्रेस टू पीएच। पीएच के द्वारा अपन क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, मतलब उसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो पीएच के द्वारा अपन उसको मैनेज किया जाता है वो हाइड्रोजन आयन को। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो दो फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। कौन कौन सी दो फॉर्म, एक तो होगा वॉलेटाइल और दूसरा होगा नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो H+ आयन होते हैं वो बॉडी के अंदर दो फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। पहला जो अवेलेबल होता है वॉलेटाइल, और दूसरा जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा वॉलेटाइल, वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन। वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन यानी कि चेंजेबल होगा वो, चेंजेबल। ठीक है, अब जो वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन होता है वो बॉडी के अंदर लंग्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं, ठीक है, फेफड़े जो होते हैं, उनके द्वारा ये वॉलेटाइल जो हाइड्रोजन आता है उसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और वो किस फॉर्म के अंदर रेगुलेट किया जाता है, वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म के अंदर रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, इट रेगुलेट बाय लंग्स, फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म के द्वारा लंग्स के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब जो लंग्स होता है तो लंग्स के द्वारा पर डे जो कार्बोनिक एसिड है या फिर जो वॉलेटाइल जो हाइड्रोजन आता है वो कितना जो उसका डेवलप या प्रोडक्शन किया जाता है पर डे। तो पर डे जो रेगुलेट किया जाता है, जो प्रोडक्शन किया जाता है वो किया जाता है, लंग्स एक्सक्रिएट 13,000 to 30,000 मिलीक्विलेंट पर डे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के द्वारा एक्सक्रिएट होता है कितना, 13,000 से लेकर 30,000 तक। ये जो वॉलेटाइल जो होता है हाइड्रोजन आता है वो लंग्स के द्वारा बॉडी के अंदर एक्सक्रिएट होता है। ठीक है, तो वॉलेटाइल हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, वो करेगा लंग्स। कैसी फॉर्म के अंदर, कार्बोनिक एसिड फॉर्म के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जो लंग्स होता है, लंग्स के द्वारा पर डे 13,000 से लेकर 30,000 मिलीक्विलेंट पर डे एक्सक्रिएट होता है। कौन सा, वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन है वो एक्सक्रिएट होता है। ठीक है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो होता है दूसरा नॉन वॉलेटाइल। कौन सा होगा, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन। अब नॉन वॉलेटाइल का मतलब नॉन चेंजेबल, जो अपरिवर्तनशील होता है, नॉन चेंजेबल, नॉन चेंजेबल। ठीक है, अब जो नॉन वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है किडनी के द्वारा। बॉडी के अंदर जो किडनी होती है
उसके द्वारा क्या करता है, नॉन वॉलेटाइल है वो रेगुलेट करता है। वो कौन सी फॉर्म के अंदर होगा, बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर उसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, इट रेगुलेट बाई किडनी फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और किडनी एक्सक्रिएट 50 मिलीक्विलेंट पर डे फ्रॉम द बॉडी। किडनी कितना एक्सक्रीट करता है नॉन वॉलेटाइल को, वो 50 मिलीक्विलेंट पर डे वो क्या करता है, किडनी द्वारा बॉडी के अंदर एक्सक्रिएट किया जाता है, बॉडी के द्वारा एक्सक्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो दो फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है। दो फॉर्म कौन कौन सी, एक तो होगी वॉलेटाइल और दूसरी होगी नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, जो वॉलेटाइल फॉर्म होती है, जो परिवर्तनशील होती है, ठीक है, जो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वो रेगुलेट किया जाता है लंग्स के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा कौन सी फॉर्म के अंदर, कार्बोनिक एसिड फॉर्म के अंदर रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और लंग्स के द्वारा पर डे 13,000 से लेकर 30,000 मिलीक्विलेंट पर डे वो एक्सक्रिएट किया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो बताया नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, अब नॉन वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन होता है, वो नॉन चेंजेबल होंगे, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, उसको रेगुलेट करने का काम करेगा किडनी। कौन सी फॉर्म के अंदर, बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर। ठीक है, और किडनी कितना एक्सक्रिएट करेगा पर डे, 50 मिलीक्विलेंट पर डे। ठीक है, तो ये पढ़ा अपन हाइड्रोजन आयन के बारे में। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीएच। अब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयन को अपन किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, वो पीएच के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। तो पीएच को अपन दूसरा जो नाम बोल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या नाम बोलेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे पीएच के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना रहेगा वो रहेगा पीएच, जिसको अपन बोलेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब पीएच के बारे में अध्ययन करने से पहले अपने को ये जानकारी मालूम होनी चाहिए या नॉलेज होना चाहिए कि पीएच का जो इन्वर्टेड मतलब इसका खोज किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, तो सन 1909 के अंदर 1909 के अंदर डॉक्टर सोरेनसन एक नामक व्यक्ति था, वैज्ञानिक था, या फिर उसने क्या किया, उसने साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, पीएच का अध्ययन किया या अध्ययन का डिस्कवर किया उसके बारे में। ठीक है ना, तो इसको इन्वर्टेड किसने किया, इन्वर्टेड करने वाला जो साइंटिस्ट था, इट इज इन्वर्टेड बाय डॉक्टर सोरेनसन इन 1909 के अंदर। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था डॉक्टर सोरेनसन, उन जो व्यक्ति था उसने क्या किया, पीएच का डिस्कवर किया, आविष्कार किया। ठीक है, अब जो पीएच होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो पीएच की जो डेफिनेशन देखी जाए, पीएच की जो डेफिनेशन देखी जाए, ठीक है, तो पीएच की जो डेफिनेशन होती है, कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस या फिर सॉल्यूशन है, उसके अंदर एसिडिक नेचर कितना है और बेसिक नेचर कितना है, उसको अपन को मेजर करना, वो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ठीक है, तो पीएच की जो डेफिनेशन बनती है, पीएच की जो मेजर, पीएच क्या करता है, पीएच की जो डेफिनेशन बनती है, पीएच measure how to acidity and alkalinity, how to acid
एंड बेसिक इन ए सॉल्यूशन और सब्सटेंस। तो कोई भी सॉल्यूशन है या फिर सब्सटेंस है, उसके अंदर कितनी मात्रा के अंदर एसिड का नेचर है और कितनी मात्रा के अंदर सॉल्यूशन मतलब बेस का नेचर है, उसको मेजर करना वो क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा। ठीक है, तो पीएच को मेजर करने के लिए पीएच की स्केल होती है। तो पीएच स्केल के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको कितनी मात्रा के अंदर एसिड है और कितनी मात्रा के अंदर बेस है, उसको अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रहेगा पीएच स्केल रहेगा, क्या रहेगा, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल होती है, तो पीएच स्केल के अंदर अपने को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, स्कोरिंग होता है अपना 0, 7 एंड 14। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि आपका 0 to 7 जो होगा वो होगा एसिडिक नेचर। कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर। ठीक है, अगर 7 तक है तो वो होगा न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रलिटी। और 7 to 14 जो रहेगा वो रहेगा बेसिक, बेस नेचर। ठीक है, तो अगर पीएच स्केल देखा जाए, ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई जो सॉल्यूशन है या सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, पीएच स्केल का यूज लेते हैं। तो पीएच स्केल के अंदर 0 to 7 अगर लेस देन 7 है पीएच, ठीक है, तो वो सब्सटेंस या सॉल्यूशन रहेगा वो एसिडिक नेचर का रहेगा। ठीक है, अगर 7 तक है तो मतलब वो जो सॉल्यूशन या सब्सटेंस है वो न्यूट्रलिटी, मतलब न तो एसिडिक है न बेसिक है। ठीक है, और जब अगर पीएच मोर देन 7 है, ठीक है, 7 to 14 या मोर देन 7 है, तो वो जो सब्सटेंस या सॉल्यूशन होगा बेसिक नेचर का रहेगा। ठीक है, तो अपन ने किसके बारे में अध्ययन किया, वो अध्ययन किया पीएच के बारे में। ठीक है, तो पीएच के बारे में मैंने आपको बताया, जो पीएच का जो डिस्कवर किया था वो किया था डॉक्टर सोरेनसन, जो कि 1909 के अंदर किया था। ठीक है, और जो पीएच की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, वो मैंने आपको बताई पीएच क्या करता है, जो सॉल्यूशन या सब्सटेंस होता है उसके अंदर कितनी मात्रा के अंदर एसिडिक है और कितनी मात्रा के अंदर बेसिक नेचर है, उसको क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया पीएच स्केल के बारे में बताया मैंने। पीएच स्केल जो मैंने आपको बताया कि 0 to 7 मतलब लेस देन अगर पीएच 7 होगी तो वो सॉल्यूशन या सब्सटेंस कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। ठीक है, अगर पीएच अगर 7 तक है न तो वो क्या होगा, न तो एसिडिक रहेगा और न ही आपका बेसिक रहेगा, तो वो न्यूट्रलिटी के अंदर काउंट होगा। ठीक है, अगर पीएच मोर देन 7 रहेगी आपकी, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन या सब्सटेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, बेसिक नेचर का रहेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो सब्सटेंस होते हैं एसिड और बेस के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एसिड और बेस कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में अपन एक एक करके अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन पीएच स्केल के बारे में पढ़ चुके हैं, पीएच डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में, क्या क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं उन दोनों के बीच में। तो सबसे पहला जो होगा वो रहेगा आपका एसिड। क्या रहेगा, एसिड। एसिड, ठीक है, अब मैंने आपको एसिड जो पीएच स्केल बताई उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पीएच लेस देन 7 है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन या सब्सटेंस कैसा रहेगा, वो एसिड नेचर का रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो पीएच देखी जाए, तो पीएच अगर देखी जाए तो लेस देन 7 रहेगी। कितनी रहेगी, लेस देन 7 रहेगी। ठीक है, और इसके अंदर अगर इसको एक लिटमस पेपर आता है, लिटमस पेपर एक कागज होता है जो लाइकेन ट्री का बना होता है। ठीक है, जो डाई से उसको डाई से बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका कलर देखा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिटमस पेपर टेस्ट किया जाता है, तो उसके अंदर ये जो एसिड है उस पर अगर रेड कलर आता है, अगर रेड कलर आ जाता है लिटमस पेपर पर, तो वो क्या होगा, एसिड नेचर का रहेगा। कैसा रहेगा, एसिड नेचर का रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर टेस्ट,
लिटमस पेपर टेस्ट। तो लिटमस पेपर टेस्ट के अंदर कैसा देगा, रेड कलर देगा। वो अगर रेड कलर देगा इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक नेचर का रहेगा, ठीक है। और जो एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट होता है, स्वाद कैसा होता है, ठीक है, तो वो कैसा रहता है, खट्टा रहता है, श्योर टेस्ट रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो एसिड होते हैं, एसिड के अंदर मैंने आपको बताया हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है। जो पीएच लेस देन 7 होती है उसके अंदर मोस्टली क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने के कारण वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को डोनर, अपन जो एसिड है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन आयन डोनर बोल सकते हैं। और जो हाइड्रोक्सी आयन होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो एसिड होते हैं, एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन आयन डोनर, हाइड्रोजन आयन डोनर होंगे, हाइड्रोजन आयन डोनर एंड एक्सेप्ट हाइड्रोक्सी आयन, एक्सेप्ट हाइड्रोक्सी आयन, ठीक है। उसके बाद जो एसिड होता है, जो एसिड क्या करता है, एसिड मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्लूइड होता है, मतलब कोई सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन जो फ्लूइड या सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रलिटी का है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन डिस्क्राइब करता है या डिवाइड करता है एसिडिक नेचर को, बेसिक को एंड न्यूट्रलिटी को। हाइड्रोजन डिसाइड करता है, सॉरी डिसाइड, हाइड्रोजन डिसाइड करता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है, कौन सा बेसिक है और न्यूट्रलिटी का है, ठीक है। तो अपने क्या किसके बारे में अध्ययन किया, वो अध्ययन किया, वो किया एसिड के बारे में, ठीक है। तो एसिड क्या होता है, एसिड का मैंने आपको बताया जो पीएच होगी वो लेस देन 7 रहेगी, ठीक है। और अगर लिटमस पेपर टेस्ट किया जाता है तो इसके अंदर कैसा कलर होगा, रेड कलर अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसका टेस्ट देखा जाए तो कैसा रहेगा, श्योर टेस्ट रहेगा, ठीक है। और अगर ये क्या होते हैं, जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन डोनर होते हैं और एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोक्सी आयन को, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, किसी सॉल्यूशन या सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन डिसाइड करते हैं कि वो सॉल्यूशन या सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रलिटी का है, ठीक है। तो ये बारे में अपन अध्ययन किया एसिड के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपन अध्ययन करेंगे वो पढ़ेंगे बेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में, ठीक है। तो बेस के बारे में पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि अगर पीएच अगर लेस देन 7 है तो एसिड होगा, अगर पीएच मोर देन 7 है, पीएच इसके अंदर कितनी रहेगी, मोर देन 7 रहेगी, ठीक है। अगर पीएच मोर देन 7 है तो वो जो सॉल्यूशन या सब्सटेंस होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का रहेगा। कैसा रहेगा, बेसिक नेचर का रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर लिटमस पेपर टेस्ट किया जाता है, लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर कैसा कलर देखने को मिलेगा, ब्लू कलर देखने को मिलेगा। अगर ब्लू कलर देखने को मिलता है लिटमस पेपर पर तो वो जो सॉल्यूशन या सब्सटेंस होगा वो कैसा रहेगा, बेसिक नेचर का रहेगा, ठीक है। अब जो बेस होता है उसका जो टेस्ट होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका टेस्ट होता है बिटर टेस्ट। कैसा होता है, बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट में उसका नेचर होता है, ठीक है। अब जो बेस होते हैं, बेस क्या होता है, हाइड्रोक्सी आयन डोनर होते हैं एंड हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टेंस होंगे, ठीक है। तो ये क्या उसका, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयन डोनर तो एसिड नेचर होगा और ये क्या होगा, हाइड्रोक्सी आयन डोनर करते हैं तो वो क्या होगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे अपन बेस के बारे में अध्ययन किया। तो बेस क्या होता है, मैंने बताया जिसकी पीएच अगर मोर देन 7 देखने को मिलती है तो वो कैसा होगा, सॉल्यूशन या सब्सटेंस कैसा होगा, बेसिक नेचर का रहेगा, ठीक है।
और लिटमस पेपर अगर टेस्ट करते हैं, अगर उसके ऊपर अगर ब्लू कलर देखने को मिलता है तो वो टेस्ट वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का रहेगा। ठीक है, अगर इसका टेस्ट देखा जाए तो वो कैसा रहेगा, बिटर टेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और जो बेसिक होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी आयन डोनर होते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन किया, एसिड और बेस के बारे में, उन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंट के लिए, पेशेंट के लिए एसिड बेस बैलेंस को चेक करने के लिए, वो पढ़ेंगे अपन एबीजी। एबीजी जिसको बोलेंगे आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आपने नॉर्मली हर एक देखा होगा, आईसीयू के अंदर है, किसी भी प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उसके एसिड बेस बैलेंस को अगर चेक करना है तो पेशेंट की एबीजी की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा एबीजी, जिसको अपन बोलेंगे आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, तो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, अब नाम से पता है कि आर्टीरियल जो ब्लड का जो सैंपल लिया जाता है वो आर्टरी के द्वारा लिया जाता है, आर्टरी से लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सैंपल लेकर अपन क्या करते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन है या पीएच है उसकी कंसेंट्रेशन को देखा जाता है, चेक किया जाता है, मतलब एसिड और बेस को बैलेंस को चेक किया जाता है। ठीक है, अगर इनबैलेंस अपने को देखने को मिलता है तो फर्दर अपन पेशेंट का क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आमतौर पर आपने देखा होगा कि आईसीयू के अंदर जो पेशेंट एडमिट होते हैं या फिर क्रिटिकल जो केयर यूनिट के अंदर जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर एसिड बेस बैलेंस को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, एबीसी एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो एबीजी के अंदर क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। तो मोस्टली जो पैरामीटर देखे जाते हैं वो कौन कौन से देखे जाते हैं, तो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है आपका पीएच। तो पीएच जो नॉर्मली देखी जाती है एबीजी के अंदर वो देखी जाती है 7.35 टू 7.45। तो मींस अगर 7.35 से नीचे होगा, बिलो द 7.35, तो वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। अगर मोर देन 7.45 से अगर ज्यादा रहेगा तो वो कैसा रहेगा, बेसिक नेचर का रहेगा। ठीक है, अब दूसरा जो देखा जाता है वो देखा जाता है बाइकार्बोनेट की वैल्यू देखी जाती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल एवरेज वैल्यू देखी जाती है वो होती है 22-27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी होगी, 22 से लेकर 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखी जाती है। ठीक है, और तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है PaO2। PaO2 मतलब पार्शियल ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन देखी जाती है बॉडी के अंदर। वो जो नॉर्मली देखी जाती है वो नॉर्मल इसका वैल्यू होता है, वो होता है 80 to 100 mm ऑफ Hg। कितना रहेगा, 80 to 100 mm ऑफ Hg देखी जाती है। ठीक है, और चौथा जो फैक्टर होता है वो होता है PaCO2, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन देखी जाती है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखी जाती है, वो देखी जाती है नॉर्मली जो देखी जाती है 35 to 45 mm ऑफ Hg। 35 to 45 mm ऑफ Hg। और लास्ट जो अपना फैक्टर देखा जाता है वो देखा जाता है पोटेशियम आयन। जो पोटेशियम आयन जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये एबीजी, किसी पेशेंट का अपन एबीजी कर रहे हैं तो ये मोस्टली जो पैरामीटर्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा ये फोकस किया जाता है। ठीक है, उनको ये देखा जाता है कि भाई अगर इन पैरामीटर के अंदर इनबैलेंस देखने को मिलता है तो क्या होती है, एबीजी है वो एबीजी के द्वारा इनबैलेंस देखने को मिलता है तो एसिड बेस इनबैलेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एसिड बेस इन पैरामीटर के अंदर इनबैलेंस होगा तो फर्दर अपन पेशेंट का करके ट्रीटमेंट देकर अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने पैरामीटर आपको बताया वो पैरामीटर पीएच मैंने आपको बताया 7.35 टू 7.5 नॉर्मल रहेगी। ठीक है, और बाइकार्बोनेट की वैल्यू है वो 20 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहेगी। ठीक है, और PaO2 जो पार्शियल ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है वो 80 to 100 रहेगी। ठीक है, और PaCO2 पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है वो 35 to 45 mm ऑफ Hg रहेगी।
और उसके अलावा जो पोटेशियम आयन की जो कंसेंट्रेशन रखी जाती है वो 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखी जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं एबीजी एनालिसिस के क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एलन टेस्ट। तो एबीजी एनालिसिस करने से पहले अपन क्या करते हैं, पेशेंट का एलन टेस्ट करते हैं, एलन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, एलन टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एलन टेस्ट। अब एलन टेस्ट क्या होता है? ठीक है, एलन टेस्ट क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर अगर आप एबीजी का सैंपल ले रहे हैं तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, पेशेंट का एलन टेस्ट किया जाता है। अब एलन टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में भी अपने को जानकारी होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो एलन टेस्ट के अंदर सबसे पहली बात दो चीज होती है, एक तो आपने देखा होगा रेडियल आर्टरी होती है और एक अल्नर आर्टरी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सैंपल जो कलेक्ट किया जाता है वो रेडियल आर्टरी से कलेक्ट किया जाता है। किससे कलेक्ट किया जाता है? रेडियल आर्टरी से कलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद अगर उसकी पेटेंसी को चेक करना है तो कौन सी आर्टरी चेक करते हैं? अल्नर आर्टरी से। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि तो ये एलन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो क्लेंसिंग करते हैं, मतलब कंप्रेस करते हैं रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को, दोनों को। ठीक है, अगर 50 सेकंड तक इसको कंप्रेस करके फिर देखते हैं, इसका कलर देखते हैं। ठीक है, अगर व्हाइटनेस होती है, अगर लेस देन 3 सेकंड के अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा, पिंकनेस आ जाएगा, ठीक है, तो नॉर्मल टेस्ट होगा, मतलब अपन रेडियल आर्टरी से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पिंकनेस अगर नहीं आती है, 6 to 7 सेकंड तक पिंकनेस नहीं आती है, व्हाइटनेस नहीं रहती है, तो अपन क्या करेंगे, रेडियल आर्टरी को अपन पंचर नहीं करेंगे। मतलब एलन टेस्ट है वो, एलन टेस्ट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेडियल आर्टरी की पेटेंसी को। ठीक है, तो यहां पे एलन टेस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो ये पहली बात तो ये ध्यान रखनी होती है कि वे क्यों करते हैं। एलन टेस्ट परफॉर्म बिफोर एबीजी सैंपलिंग। एबीजी की सैंपलिंग से पहले अपन क्या करते हैं, एलन टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया सैंपल कहां से ऑब्टेन करते हैं, कौन सी आर्टरी से ऑब्टेन करते हैं, सैंपल ऑब्टेन वो करते हैं रेडियल आर्टरी से। कहां से करेंगे, रेडियल आर्टरी से। ठीक है, और पेटेंसी को चेक करते हैं, पेटेंसी चेक वो करते हैं अपन अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी, अब मैंने आपको बताया कि रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को क्या करते हैं, 50 सेकंड तक कंप्रेस करके रखते हैं। ठीक है, अगर कंप्रेस करने के बाद हटाने के बाद व्हाइटनेस अगर लेस देन 3 सेकंड के अंदर हट जाती है, मतलब वहां पे पिंकनेस आ जाती है, तो नॉर्मल टेस्ट होगा वो। ठीक है, अगर तो वहां पे अपन क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। अगर अपन ने मोर देन 3 सेकंड हो गया, मतलब 6 to 7 सेकंड तक हो गया, तो भी वहां पे पिंकनेस नहीं आई है, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट है वो एबनॉर्मल होगा, मतलब रेडियल आर्टरी को अपन पंचर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो होता है मैंने आपको बताया कि अगर पिंकनेस अगर नहीं आती है, पिंकनेस फेलियर टू रिटर्न 6 to 7 सेकेंड, 6 to 7 सेकेंड तक वेट करने के बाद भी अगर पिंकनेस नहीं आती है, तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल टेस्ट होगा। ठीक है, एबनॉर्मल होगा मींस वहां पर अपन क्या करेंगे, रेडियल आर्टरी को पंचर नहीं करेंगे, डोंट पंचर रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी को अपन क्या करेंगे, पंचर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने किसके बारे में आपको बताया, वो बताया मैंने एलन टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो एलन टेस्ट क्या होता है, एलन टेस्ट को कब परफॉर्म करते हैं,
एबीजी सैंपलिंग से पहले अपन क्या करते हैं, एलन टेस्ट को देखा जाता है। तो एलन टेस्ट के अंदर पेटेंसी को चेक करते हैं, ठीक है। तो पेटेंसी को चेक करने के लिए अपन अल्नर आर्टरी का यूज लेते हैं और सैंपल कहां से ऑब्टेन करेंगे, रेडियल आर्टरी से ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि मैंने आपको बताया रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को क्या करते हैं 50 सेकंड तक कंप्रेस किया जाता है। अगर लेस देन 3 सेकंड के अंदर व्हाइटनेस अगर रिमूव हो जाती है, वहां पे पिंकनेस आ जाती है, तो वो नॉर्मल टेस्ट होगा, मतलब अपन सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं अल्नर आर्टरी से, नहीं सॉरी रेडियल आर्टरी से, ठीक है। अगर पिंकनेस अगर नहीं आती है, 6 to 7 सेकंड तक पिंकनेस नहीं आती है, तो मतलब वो टेस्ट कैसा रहेगा, एबनॉर्मल टेस्ट रहेगा, मतलब वहां आप क्या करेंगे, रेडियल आर्टरी को अपन पंचर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है एलन टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट एबीजी एनालिसिस के बाद में अपना इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, वो रहेगी पोटेशियम आयन। अब मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम आयन किस प्रकार मूव करते हैं बॉडी के अंदर। तो एसिड बेस बैलेंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है पोटेशियम आयन का भी। तो मैंने आपको एबीसी एनालिसिस के अंदर पैरामीटर भी बताया। तो पोटेशियम आयन की जो नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताई, वो बताई है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो यहां पर अपन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पोटेशियम आयन एक्सचेंज। पोटेशियम आयन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहां पे दो कंडीशन होती है। तो दो कंडीशन कौन कौन सी, सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होती है एसिडोसिस, ठीक है। अब एसिडोसिस के अंदर मैंने आपको बताया पीएच कितनी रहेगी, लेस देन 7 रहेगी। पीएच कितनी रहेगी, लेस देन 7 रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये फ्लूइड है बॉडी के अंदर, जैसे सपोज करो, ठीक है। तो बॉडी के अंदर फ्लूइड है, तो इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन भरे रहते हैं। क्या क्या रहते हैं, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन भरे रहते हैं। ये आपके पोटेशियम आयन, ठीक है, और ये आपका हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या होता है, ये फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसके अंदर अपन दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं फ्लूइड को, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, आईसीएफ बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये अपना क्या होगा, ईसीएफ, ठीक है, जिसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो एसिडोसिस कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होते हैं, जो पोटेशियम आयन होते हैं, जो फ्लूइड के अंदर जो पोटेशियम आयन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक्सक्रिएट हो जाते हैं, मतलब बाहर आते हैं, एक्सक्रिएट आउट टू ईसीएफ, मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर मूव कर देते हैं बाहर। जो पोटेशियम आयन होते हैं एसिडोसिस कंडीशन के अंदर, वो पोटेशियम आयन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोजन आयन होते हैं जो आईसीएफ के अंदर, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, इन मूव करते हैं, ठीक है, आईसीएफ के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। मतलब आईसीएफ के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और ईसीएफ के अंदर क्या होगा, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। तो मींस क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन हो जाएगी। कैसी कंडीशन हो जाएगी, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन हो जाएगी। कैसी कंडीशन हो जाएगी, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको एसिडोसिस के बारे में बताया। तो एसिडोसिस के अंदर मैंने आपको बताया जो पीएच होगी लेस देन 7 रहेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगे, जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, आईसीएफ और ईसीएफ। तो यहां पे क्या होगा, जो एसिडोसिस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पोटेशियम है वो एक्सक्रिएट आउट, मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर मूव करेगा, और जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर मूव करेंगे। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर क्या होगा, पोटेशियम की मात्रा अगर बढ़ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपर कैलेमिया होगा, ठीक है। तो एसिडोसिस, जहां पर अपने एसिडोसिस देखने को मिलता है, वहां पे क्या होगा, पोटेशियम की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ी हुई मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये होगा आपका एसिडोसिस, ठीक है। उसी प्रकार जो दूसरा होता है, वो दूसरा जो होता है आपका एल्कोलिसिस। तो एल्कोलिसिस क्या होगा, जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो एल्कोलिसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, नेक्स्ट सेकंड जो कंडीशन होगी वो रहेगी एल्केलोसिस। अब एल्केलोसिस के अंदर पीएच जो मैंने आपको बताया वो होगी मोर देन 7। कितनी रहेगी, मोर देन 7 रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है।
फ्लूइड के अंदर दो कंपार्टमेंट मैंने बताया, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो जैसे पोटेशियम आयन होते हैं, ये आपके पोटेशियम आयन होते हैं, ठीक है, और ये आपके हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन। तो इसके अंदर क्या होता है, ये होता है ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, बाहर की तरफ, और इंटरनल होता है आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, आईसीएफ ईसीएफ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, कौन से आएंगे, हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे, ठीक है। और जो पोटेशियम आयन होते हैं वो क्या होता है, आईसीएफ के अंदर मूव कर देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है, उसके अंदर क्या होगा, जो पोटेशियम आयन की मात्रा है वो कम हो जाएगी, और आईसीएफ के अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एल्कोलिसिस के अंदर क्या होगा, पोटेशियम की मात्रा है वो कम हो जाएगी और हाइड्रोजन आयन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो यहां पर अपने को जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा हाइपोकैलेमिया। तो मतलब जो पोटेशियम जो एसिडोस एल्कोलिसिस कंडीशन होगी उसके अंदर पोटेशियम की कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पोटेशियम आयन एक्सचेंज के अंदर दो कंडीशन मैंने आपको बताई, एक तो एसिडोसिस और दूसरा एल्कोलिसिस। एसिडोसिस के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। उसी प्रकार एल्कोलिसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एसिड बेस बैलेंस है वो ही कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, एसिड बेस बैलेंस की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद कौन सा उसको मेंटेन करता है, जैसा हाइड्रोजन आयन मेंटेन करते हैं। उसके बाद अपन ने पीएच के बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में अपने उसके बाद में एबीसी के बारे में, एबीसी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी एलन टेस्ट के बारे में, और फिर पढ़ा आपने जो पोटेशियम आयन एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यही कंप्लीट होता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।